साल 2010 में नील नदी के पश्चिम में 250 मील दूर एक मछली का जीवाश्म मिला, जहां सहारा रेगिस्तान हमेशा की तरह सूखा और रेतीला था। इस मछली के जीवाश्म की खोज ने वैज्ञानिकों को यह भरोसा दिलाया कि आज जहां सहारा रेगिस्तान है, वहां शायद कभी समुद्र हुआ करता था। इसीलिए उन्होंने उस इलाके का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया और इसके हैरान कर देने वाले परिणाम मिले। उन्हें रेत के नीचे कुछ बहुत विशाल दबे होने का प्रमाण मिला और यह किसी भी समुद्र का हिस्सा नहीं था। कई महीनों तक जमीन पर जीपीएस उपकरणों के साथ शोध चलता रहा और बाद में जब सभी जमीनी आंकड़े इकट्ठे किए गए तो वैज्ञानिकों ने एक उपग्रह से भी उस इलाके पर नजर डाली। यह नजारा हैरान कर देने वाला था। यह पता चला कि कभी इस रेगिस्तान के नीचे एक बड़ी विशाल झील हुआ करती थी। इसके पास में एक दूसरी छोटी झील भी थी। इन झीलों के किनारे पहले भी प्राचीन मानव बस्तियां होने के प्रमाण मिले थे और आखिरकार अब शोधकर्ताओं के पास इस बात का जवाब था कि असल में उन इंसानों ने रहने के लिए इन जगहों को क्यों चुना था। वहां कभी एक बहुत बड़े आकार की एक विशाल झील हुआ करती थी, जिसमें कुल मिलाकर 42,000 वर्ग मील से भी ज्यादा ताजा पानी भरा हुआ था, जो लगभग लेक मिशिगन झील के आकार के आधे हिस्से के बराबर है। आगे की जांच से पता चला कि लगभग 2,50,000 साल पहले नील नदी में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और उसी बाढ़ की वजह से यहाँ पर यह विशाल झील बन गई थी। उस बाढ़ का पानी जमीन के गड्ढे वाले इलाकों में भरता ही चला गया और तब तक नहीं रुका जब तक कि वह पूरा इलाका पानी से पूरी तरह से भर नहीं गया। इस तरह की घटना का कारण उस समय हुई भीषण बारिश भी हो सकती है। उस समय अफ्रीका में बहुत ज्यादा उष्णकटिबंधीय जलवायु थी और यहाँ लगातार बड़ी भारी वर्षा होते रहना एक बहुत ही आम बात थी। उस विशाल झील ने इस क्षेत्र को पनपाया और जानवर और प्राचीन मनुष्य दोनों इसके किनारे रहते थे और वे इस झील की वजह से यहाँ खूब फलते फूलते थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ बड़े जलवायु परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से आखिरकार ये झील सूख गई। लेकिन प्रकृति में होने वाली बाकी सब घटनाओं की तरह ही यह भी एक बड़ी धीमी प्रक्रिया थी। जब पानी गायब हो गया तब भी पिछले काफी समय पहले तक ये इलाका पूरी तरह से रेगिस्तान नहीं बना था। एक और शोध से पता चला है कि अभी 6,000 साल पहले तक जिस जगह को हम आज सहारा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, वहां एक हरा भरा घास का मैदान हुआ करता था, जिसमें हर तरह का जीवन बड़ी आसानी से पनप सकता था। लेकिन अगर वहां कोई मीठे पानी की झील ही नहीं बची थी तो वहां पर जीवन कैसे बचा रहा? इसका जवाब है एक नदी व्यवस्था या रिवर सिस्टम। या हम नील नदी की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि इसने भी इस इलाके के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। पर रेगिस्तान के पश्चिमी भाग में शोधकर्ताओं को एक बहुत बड़ी गहरी घाटी मिली, जिसका सबसे चौड़ा भूभाग 1.5 मील चौड़ा था। यह जमीन से शुरू हुआ था और समुद्र के तल में थोड़ी गहराई तक पहुंच गया था। वे शोधकर्ता और आगे के सुराग खोजने में लगे रहे। उसी घाटी के कुछ और हिस्से महाद्वीप में इससे भी ज्यादा गहरे पाए गए। इन सभी बातों से यह पता चला कि सहारा के क्षेत्र को जीवन देने वाली कम से कम एक नदी थी और बाद में पुष्टि की गई कि यह एक पूरा सिस्टम है जिसकी कुल लंबाई 300 मील से भी ज्यादा है। शायद इन नदियों का उद्गम उत्तर पश्चिम और मध्य सहारा की एटलस और होगार पर्वत श्रृंखलाओं के स्वतंत्र रूप में हुआ था। पहाड़ों से नीचे घाटी में उतरते समय उनका प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ा और उन्होंने बड़ी तेज गति पकड़ी, जिसकी वजह से दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी व्यवस्था का निर्माण हुआ, जिसे टैमेनरासेट कहा जाता है। इस नदी की यात्रा आज के मॉरिटानिया के कैप टैमरस कैनियन पर समाप्त हुई। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नदी व्यवस्था टिकाऊ नहीं थी। हो सकता है ये पिछले 2,45,000 सालों से चालू और बंद होती रही हो। इसकी शुरुआत लगभग उस प्राचीन झील जितनी ही पुरानी है जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। खैर, तब इतने विशाल जलमार्ग ने अब की सूखी बंजर जमीन को एक खिलता हुआ हरा भरा स्वर्ग बना दिया था। हालांकि इस जल स्रोत के अवशेष अभी भी इस रेगिस्तान में पाए जा सकते हैं। सहारा रेगिस्तान के मशहूर हरे भरे उपजाऊ इलाके अपनी पानी की आपूर्ति भूमिगत जलाशयों और रेत के नीचे की जल धाराओं से पूरी करते हैं। इसके लिए और क्या होता है, अभी भी कभी कभी इस इलाके में बारिश होती रहती है, जिससे ये फिर से हरा भरा हो जाता है। तो आज भी सहारा रेगिस्तान उतना सूखा नहीं है जितना आप सोचते हैं। हालांकि प्राचीन काल में जगह कुल मिलाकर एक बिल्कुल अलग तरह की जगह थी। वादी अल हितान मिस्र या जीवाश्म विज्ञानियों के बीच एक प्राचीन महासागर के बड़े सबूत के तौर पर मशहूर है, जो कभी इस अंतहीन रेत पर बहता था। सबसे दिलचस्प खोजों में यहाँ व्हेल मछलियों के विशाल जीवाश्म और अवशेष मिले हैं और सटीक रूप से कहें तो ये व्हेल मछलियों के पूर्वज थे। इसी वजह से क्षेत्र को व्हेल वैली का नाम दे दिया गया। ये विशालकाय जानवर समुद्र के तल में लाखों वर्षों तक रहे,
जब तक कि पृथ्वी की ऊपरी सतह ऊपर उठकर जमीन नहीं बनी। व्हेल के साथ शोधकर्ता अक्सर वहां शार्क के दांत भी ढूंढते हैं और वे बहुत बड़े होते हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्हेल वैली इस बात का पुख्ता सबूत देती है कि व्हेल पहले कभी जमीन पर रहने वाले जानवर थे जो बाद में समुद्री जीवों के रूप में विकसित हुए थे। ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो उनके शरीर में समय के साथ होने वाले बदलाव को दर्शाते हैं। आज के सबसे बड़े स्तनधारियों यानी व्हेल मछलियों के पूर्वजों के 4 पैर थे और वो इनसे बिल्कुल अलग दिखते थे। बस उनकी खोपड़ी से इशारा मिलता था कि वे आगे आने वाले समय में एक दिन क्या बनेंगे। सहारा के ज्यादातर हिस्सों में लोग अलग अलग टाइम पर कई जगहों पर जाकर बसे, मगर क्योंकि असल में यहाँ की जलवायु स्थिर नहीं थी तो वो आए और चले गए। लेकिन जो मानव अवशेष रेगिस्तान में पाए गए हैं वो कम से कम इस ओर तो इशारा करते ही हैं कि वे लोग जरूर कई अलग अलग समूहों में रहे होंगे। उदाहरण के लिए लगभग 9000 साल पहले दक्षिणी मिस्र में कुछ ऐसी जनजातियों का निवास था जिन्होंने एक पत्थर का विशाल घेरा बनाया और जो स्टोनहेंज से कम 1000 साल पुराना है। ये पहली नवपाषाण संरचना थी जिसका उपयोग खगोलीय जानकारियां पाने के लिए किया जाता था। कुछ लोगों का दावा है कि पत्थर के स्लैब काल पुरुष तारामंडल, जिसे ओरायंस बेल्ट तारामंडल भी कहा जाता है, उसकी ओर इशारा करते हैं। सहारा रेगिस्तान में इंसानों ने और भी दिलचस्प ढांचे बनाए थे, जैसे लीबिया के गैरामोंटेज ने वहां किले बनाए थे। वे 200 ईसा पूर्व से लगभग 700 ईसा पूर्व तक इस रेगिस्तान के एक बहुत बड़े क्षेत्र में रहने वाले लोग थे। हालांकि ये क्षेत्र पहले से ही गर्म और रेतीला था, पर गैरामोंटेज लोगों ने वहां भूमिगत नहरों का एक लंबा चौड़ा नेटवर्क खोद कर तैयार किया और पानी हासिल करने का एक रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने इस नहरों की नेटवर्क से अपने मैदानों और खेतों को सींचा और साथ ही शहरों और किलों के लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था की। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब वो नहरें सूख भी गईं और लोगों ने इस इलाके को छोड़ दिया, जिसके बाद उनके शानदार घरों को रेत ने ढक लिया। साथ ही जिस इलाके में आज लीबिया है वहां पर करीब 29 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरा था, मगर क्योंकि यहाँ के रेगिस्तान में बहुत ज्यादा खतरनाक रेत भरी हुई है इसीलिए उल्कापिंड से बना वो गड्ढा अभी तक नहीं मिला। लेकिन उस उल्कापिंड के गिरने के प्रभाव ने आसपास की ज्यादातर चट्टानों को एक तरह के हरे कांच में बदल दिया है। ये सब वहां की रेत में दबा पड़ा था, फिर लाखों साल बाद वहां बसने वाले लोगों ने इसे ढूंढ निकाला। ऐसा लगता है कि प्राचीन मिस्रवासी सुंदर कांच को विशेष रूप से पसंद करते थे, क्योंकि जब तूतनखामेन का मकबरा खोला गया था तो पुरातत्वविदों को इस हरे कांच से बने गुबरैले कीड़े के साथ एक सजावटी कवच मिला था। एक और बेशकीमती खजाने के तौर पर उल्कापिंड से बना एक रस्मी खंजर भी मिला था। वैसे हो सकता है कि वो उल्कापिंड लगभग 5000 साल पहले ही गिरा हो। कम से कम मिस्र के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में तो अब तक भी एक ऐसा गड्ढा है जो स्पष्ट रूप से एक उल्कापिंड के गिरने से बना था। उस उल्कापिंड के टुकड़े गड्ढे के आसपास एक बड़े क्षेत्र में पाए गए और ये सिर्फ अकेला ऐसा उल्कापिंड नहीं था। रेगिस्तान उल्कापिंडों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए अच्छा आधार प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ बस रेत ही रेत है और वहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते। बाकी जगहों पर उल्कापिंड गिरने से बने गड्ढे और चट्टान मौसम के कारण या तो धूल मिट्टी से ढक जाते हैं या धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, जबकि रेगिस्तान में गिरे उल्कापिंडों में लंबे समय तक ऐसा कोई बदलाव नहीं आता। हालांकि ज्यादातर उल्कापिंड पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते, वो इसके वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो उल्कापिंड पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं वे भी ज्यादातर महासागरों में ही गिरते हैं, क्योंकि पृथ्वी का 70% हिस्सा महासागर ही है। फिर भी उल्कापिंड कभी कभी दूसरी जगहों पर भी गिर जाते हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए असल में सबसे अच्छे इलाके अंटार्कटिका के बर्फीले रेगिस्तान और रेतीले रेगिस्तान हैं। इसकी वजह यह है कि ऐसी खगोलीय चीजें रेतीले और बर्फीले रेगिस्तानों बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। उल्कापिंड मिले